बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अहले पाकिस्तान, अहले इस्लाम, दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि रमज़ान के शुरू होने के बाद आज हमारा पहला प्रोग्राम है, हम सबको दिली तौर के ऊपर रमज़ान मुबारक की जो मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके जो रोज़े हैं बखैर वाफ़ियत गुजरें और आप अपने अहलो अयाल, अपने कुर्बो जवार के अंदर उन लोगों का ख्याल रख पाएँ जो भूखे पेट होते हैं, उन लोगों का आसरा बन पाएँ कि जिनका आसरा कोई नहीं होता, और आप वसीला बन के रमज़ान मुबारक की ये जो नेकियां हैं इसको समेटने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जन्नतुल फिरदौस के अंदर जब बरोज़े महशर हिसाब किताब हो रहे होंगे तो इन्हीं दिनों की जो बरक़ात होंगी, फ़यूज़ होंगे, वो आपके हिस्से और आपके पलड़े के अंदर ज़्यादा बढ़े। पाकिस्तान के अगर सियासी मंजरनामे की बात की जाए तो इस वक्त अपोजिशन जो है वो इत्तेहाद बनाने की तगदो के अंदर मौजूद है। अपोजिशन की बेशुमार मुलाकातें हो चुकी हैं, बैठकें हो चुकी हैं। APC का मंजरनामा भी एपिसोड सब के सामने है कि किस तरीके से APC को रोकने की हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई और अपोजिशन ने वो ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए अपनी उस बैठक को कितना ज़रूरी समझा। लेकिन इस वक्त कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन जमातों के माबैन भी, वो तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दूर हो पाए हैं या तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दूर हो जाएंगे। ईद के बाद शुरू होने वाली जो तहरीक जो अभी जिसका बयानिया अपनाया जा रहा है वो तहरीक किस हद तक मजबूत होगी, उसके खदोखाल क्या होंगे, उसके हवाले से तैयारियां क्या हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी खाना मामलात क्या हैं। वो आवाज़ें जो एक दूसरे के खिलाफ उठ रही हैं वो पार्टी को नुकसान देंगी या शख्सियाती तौर पर उन लोगों को ही नुकसान पहुंचा सकती हैं। हुकूमत के इकदाम और हुकूमत के अपने अंदर की चपकलिश, क्योंकि नई काबीना जिसे वसअत दी गई है उस काबीना में शामिल लोगों के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे हैं और डोमिसाइल के ऊपर बात की जा रही है कि पंजाब का डोमिसाइल ना होना किसी के लिए किस हद तक बेनिफिट हो सकता है या किसी के लिए किस हद तक डिसएडवांटेज हो सकता है। इस पूरे मंजरनामे में बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में अपोजिशन की तगोदो किस हद तक कामयाबी का सफ़र तय कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान शरीफ के रोज़े मुबारक हों। अभी यासर आपने बात की तो मैं पूछ रहा था कि शायद यकम तारीख़ को, यकम रमज़ान को आप कोई ख़रीदारी करने निकले और आपको महसूस हुआ हो कि ज़हीरा अंदोज़ मुनाफा खोर किस वक़्त किस कदर ताकतवर है कि उनके आगे सरकारी अफराद भी बेबस है। निकले थे आप कोई शॉपिंग? सर, फ्रूट के रेट तो वो पकड़ाई में नहीं आ रहे थे ना। सरकारी रेट लिस्ट कुछ और थी सर, सरकारी रेट लिस्ट नज़र ही नहीं आती। नहीं, आपको कम नज़र आती है लेकिन थी। तो बात यह है कि यकम रमज़ान था, 60 रुपये किलो सरकारी रेट था घिये का और 200 रुपये किलो मिला। 625 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी थी जो 300 रुपये किलो एक दिन पहले थी। सेब, बाकी चीजें तो बिल्कुल ना। मतलब मैं एक दुकान पे गया, सेब के ऊपर तो लिखा हुआ है कि छोटे खाना बीमार हो जाओगे। नहीं सर, वो जिस तरह दवाई के ऊपर नहीं लिखा होता बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वो सेब के ऊपर लिखा हुआ है छोटे लोगों की पहुंच से दूर। नहीं, सेब के ऊपर लिखा हुआ है जिसकी 3 लाख की सैलरी है वो भी इससे दूर रहे। उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। ठीक है, बात ये है, मैं इसमें किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं देता, बिल्कुल नहीं मैं देता ब्लेम। चले ब्लेम मैं हुकूमत की तरफ जाता ही नहीं। लेकिन क्या हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई है? क्या हमने मरना नहीं? क्या हमें याद नहीं? आप अभी लेक्चर दे रहे हैं, हम मसाजिद बिल्कुल बड़ी होती हैं, हर चीज है, लेकिन इंसान भूल जाता है कि इस रमजान शरीफ के महीने में देखना है तो जाके सऊदी अरब को देखो जहां हर चीज की कीमत 70% कम है। देखना है उन मुमालिक के जाकर देखो जो मुस्लिम मुमालिक नहीं भी हैं लेकिन मुसलमानों के लिए रहती लगाए। और हमारे इधर क्या है? हमारे इधर चोर बाजारी, सीना जोरी। यार, एक इंसान के अंदर एक इंसान भी तो होता है ना। आप कहते हैं कि अपने साथ देखे इर्द गिर्द को भूखा ना रह जाए, वो एक कहते भूखे मर जाए, कुछ टिड पर यार रह जाए। जनाब सियासती पई है और जनाब जाके चेकते करो बाजारा च। अभी आप ऐलान करें बाहर खड़े होके मैं ज़कात बांटने लगा हूं। आप देखिए कितने सफेद पोश आगे खड़े हो जाते, आप देखिए कितनी लंबी लाइनें लग जाती। आप सिर्फ इतना लिख दें अपने व्हाट्सएप मोबाइल पे
कि मुझे अपना नाम लिखकर भेजें, तो आपको 1 घंटे में सैकड़ों नहीं हजारों नाम आएंगे। पता क्यों? इसलिए कि हमने ये सोचना छोड़ दिया है कि हमारे हमसाये के घर में कुछ है कि नहीं। आप अमीर हो ना, तो आप अमीर हो तो आप ऐब भी रखते हो, तो आपको सबने सलाम करना है। आप गरीब हो, आप बिल्कुल 5 वक्त के नमाजी हो, आपसे आपके रिश्तेदारों ने नहीं मिलना। ये तो आलम हो चुका है। हम किसी हुकूमत को, मैं फिर कहता हूं, ब्लेम नहीं देते, ब्लेम देते हैं अपने आप को, उस दुकानदार को जिसने अपने नाम के साथ लिखा हुआ मैं मुसलमान हूं, जो कलमा तैयबा पढ़ता है लेकिन जहीरा अंदोजी भी करता है, सब कुछ करता है। वो सरकारी अफसर जिसकी ड्यूटी उसको पकड़ना है वो नहीं पकड़ता, वो भी रोजे महशर जवाब देगा। और वो मालदार आदमी जो तस्वीर उतरवाने के लिए ज़कात देता है, जो आटे के थैले पे अपनी तस्वीर लगवाता है, जो चीनी के पैकेट पर अपनी तस्वीर लगवाता है, जो 4 लोगों को राशन देने के बाद 40,000 लोगों तक बात पहुंचाता है, सबका हिसाब होगा। लोग अब ये सुनना चाहते हैं। सर यही नमूदो नुमाइश तो बज़ोरे महशर गले का ताक होगी ना? होगी, बिल्कुल होगी। लोग नहीं चाहते, लोग सियासत से बेजार हो चुके हैं, सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं, चाहे वो कोई कहीं पे भी बैठा हो, बेजार हो चुके हैं। मैंने खुदा की कसम कल एक दुकान पे देखा, एक औरत चिकन वाली दुकान पे खड़ी होकर क्या कह रही है, या मेहरबानी कर दे मुझे 1 पाव चिकन दे दें। कितना? 1 पाव। उससे पूछा, मैंने ही पूछ लिया, मैं कहा माँ जी 1 पाव बस? मैं कहा पुत्र धी भी आई सी, दमाद आ रहा है, रोटी पकानी है, तो ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਟਾਈਮ चिकन रख दी है ना, 1 5 4 बोटियां 3 बोटियां तो छड़ जाएंगी ना, तो धी ਨੂੰ तो समझा लांगे पुत्र तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ रोटी नहीं खानी। खुदा की कसम आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से उस औरत को मैंने चिकन लेकर दिया ज़्यादा, और ये कह कर दिया कि मुझे अपना बेटा समझ लें। तो उसने पता क्या, उसने कहा बेटा मैं ले तो जा रही हूँ, लेकिन इसे पकाते हुए मेरा ज़मीर मलामत करेगा कि शायद मैंने तुम्हारे सामने, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। ऐसी एक माँ मैंने देखी है, ऐसी लाखों माएँ बेचारी जो थी वो पहले रोज़े वाले दिन सड़कों पे थी। लाखों माएँ, लाखों बाप, लाखों बेकस लोग जो ऐसे ही सोच रहे थे। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो जिन बेचारों ने इफ्तारी में केला, माल्टा, ये तो उनके लिए हो गई नहीं ना। अब तो उनके लिए बेसन के पकोड़े भी नहीं होंगे, जो घर में पका होगा वो खा लिया होगा, लेकिन शायद हमसाये ने अच्छा खाया हो, राइट लेफ्ट वालों ने बहुत अच्छा खाया हो, नमूदो नुमाइश करने वालों ने बड़ा कुछ खाया हो, होटलों में 13-13 हज़ार रुपया पर हेड देने वालों ने बड़ा अच्छा खाया हो। जब क्या कहना है, जब से इन सियासतदानों से पूछे ना, सबसे इन हुक्मरानों से, सियासतदानों से पूछें कि बताओ कि इस दुनिया में तो तुमने हिसाब देना ही देना है, लेकिन जहाँ पे असल हिसाब होना है उसके लिए तुम्हारे पास क्या सामान है? कोई सामान है उनके पास? कुछ भी नहीं है यासर साहब। आज दूसरा दिन भी इसी तरह, कल तीसरा दिन भी इसी तरह, परसों चौथा दिन भी इसी तरह। फिर जैसे ईद करीब आएगी, ईद उल अज़हा करीब आएगी, फिर आप देखेंगे कि जनाब चोर बाजारी यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी, फिर जूता भी महंगा होगा, कपड़े भी महंगे होंगे, वो जो नहीं बिकता वो भी महंगा होगा। फिर गरीबों के बच्चे हसरत से उन सूटों की तरफ देखेंगे, और आप और मैं बैठकर यहाँ पर लेक्चर दे रहे होंगे, जनाब तहरीक चल रही है कि नहीं। हम सियासतदानों से यही सवाल पूछ रहे होंगे, कौन कब रिहा होगा, जनाब क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर हम यही सोच रहे होंगे। लेकिन रोज़े महशर आपने मैंने भी जवाब देना है ना। ये तो सोचना होगा उनको, हमें जिन्होंने अपने इसलिए आज तो हमें आगाज इससे करना चाहिए था, जिन्होंने मेरे प्रोड्यूसर को तो चाहिए था। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कल ये जो बाजार बनाए हुए हैं ना उनमें भी जाएं। कल हर सियासतदान, चाहे वो तहरीक इंसाफ से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, जरा उसकी भी एक इफ्तारी की फुटेज लेकर आए, देखें उनकी इफ्तारियों में क्या है, और जाकर देखें आम घरों में रहने वालों की इफ्तारियों में क्या है।
ज़रूर देखें। ये तो देखना होगा कि जिनके दस्तरखानों पे 20 डिशेस पड़ी हुई हैं और उनके हमसाए में उसका कोई 20वां हिस्सा भी मौजूद ना हो, तो फिर उस हाकिम वक्त को याद कर लें जिसने अपनी पीठ के ऊपर राशन को लाद कर रात के अंधेरे में उस बुढ़िया तक पहुंचाया था, कि जिसने अपने बच्चे सिर्फ पानी में पत्थर डालकर हिलाते हुए सुला दिए कि सुबह होगी तो शायद भूख कहीं हद तक मर चुकी होगी। लेकिन जिन लोगों की इंसानियत मर चुकी है उसे ज़िंदा करने का वक्त है। ये तो ज़िंदगी का कुलिया है कि मर के कोई ज़िंदा नहीं होता, लेकिन इंसानियत तो ज़िंदा की जा सकती है। यहाँ पर रात के अंधेरे में किसी को बांटते देखे? फिर मुझे एक सियासतदान बता दे, मैं आज सारी सियासी जमातों की बात कर रहा हूं, मुझे एक सियासतदान बता दे कि जो ये कर रहा हूं। हम भूल गए हैं रोजे मैशर जो हिसाब देना है, हम उसे भूल गए हैं। हम समझते हैं कि आज हम नाखुदा है, कल भी नाखुदा होंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा सोचने वाले फिरौन का हाल देख लेना, ऐसे सोचने वाले उन लोगों का हाल देख ले जो समझते हैं हम मरेंगे नहीं, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। आखिरकार वो बिल्कुल एक मामूली सी चीज की हाथों मर गए। रमज़ान शरीफ तो हमें दर्स देता है। रमज़ान शरीफ में तो हमें वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि जिसके मतलब कुछ सोच नहीं सकता। दिल के अंदर एक हौसला होता है, सोचता है इंसान यार कोई रह तो नहीं गया, चलते चलते देखता है, सोचता है कि यार अगर फ़ोन आ जाएगा और कहेगा यार मुझे नहीं मिला, तो बंदा चुप करके उसके बेच के कहता है यार बस इसके तीसरे दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन यहाँ पर तो हम लगे हुए हैं जी सियासतदान छोड़े यार। ये आप जो कह रहे हैं आज के दिन हम आवाम को एक मैसेज दें कि आपका रोज़ा भी उस वक्त कबूल होगा जब आपके हमसाए में रहने वाला भी रोज़ा उसी तरह खोले जिस तरह आपका रोज़ा खुलता है। सर ये जो आपने जुमला कहा ना, कोई रह तो नहीं गया, हमारे मुआशरे के अंदर ये असलूब पाया जाता है कि कोई रह तो नहीं गया जिसको चूना नहीं लगा। हमारे ये तर्ज अमल में फ़र्क है। जुमला सभी पे सादिक आ रहा है, लेकिन उसको देखने और समझने और सोचने की सलाहियत मुख्तलिफ। मैंने कहा एक फूड इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा भाईजान आप ये 60 रुपये रेट लिस्ट पे घिया लगाया हुआ है, ये आज 200 रुपये बिक रहा है। पता उसने आगे से क्या कहा, और भाईजान आज भी बिकन दो 200, 3-4 दिनों बाद सस्ता होइएगा। मैं कहा जिसने आज लेना है वो क्या करे, रमज़ान शरीफ से एक दिन पहले 300 रुपये केजी आम सड़कों पे लगी हुई थी स्ट्रॉबेरी, आज 600 रुपये क्यों हो गई? आपके खाते में 300 है, आपके खाते में आलू जो है वो 50 रुपये या 60 रुपये है, यहां पर 120 क्यों है? 70 रुपये आपके खाते में प्याज है, यहां पर महंगा क्यों है? टमाटर सस्ते हैं, यहां पर महंगे क्यों हैं? 4-5 रोजों बाद ठीक हो जाएंगे जी। ये एक साइकी है, साइकी, ये कह दे चले मान ले हो गया। रोजा नाम किसका है? रोजे में हमें दर्स क्या मिलता है? बर्दाश्त का। हम क्या कर रहे हैं? बर्दाश्त से बाहर भाई हम में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे हमसाए ने खाया कि नहीं खाया? हमारे रिश्तेदार कोई ऐसा तो नहीं रह गया कि जिसके घर इस इफ्तारी रमज़ान में सैरी के लिए इफ्तारी के लिए सामान नहीं है? या सर भुगतना पड़ेगा, रोज़े मैशर जवाब देना पड़ेगा, खुदा की कसम जवाब देना पड़ेगा। आपकी 5,000 सैलरी है, आपकी 50,000 सैलरी है, इस महीने में तो आपको अपनी सैलरी भी दे देनी चाहिए कि रब के साथ कारोबार करो। फिर रब कहता है कि तुम मेरे रास्ते में दे रहे, किस तरह रब तुम्हें भूखा रहने देगा? किस तरह रब अपनी गैब से मदद नहीं करेगा? किस तरह रब की जात तुम्हारे लिए वसीला पैदा नहीं करेगी? यहां पर तो मामला ही कुछ और चल रहे हैं। हम रो रहे हैं सियासतदानों को, और सियासतदानों को रोना छोड़ दें। करेंगे कल सियासतदानों पे बात, परसों कर लेंगे, चौथ कर लेंगे, किसी और दिन कर लेंगे सियासतदानों पे बात। इत्तेहाद भी होंगे। इनके तो सियासी बैठकें जो होती हैं वो उनमें इतना लंगर शंगर होता है, क्या मैं सोच नहीं सकते यार? करे ना किसी झुग्गी वाले के घर में जाकर इफ्तारी, ये भी करे किसी कच्ची आबादी में रहने वाले के घर जाके इफ्तारी, करे किसी 35,000 40,000 रुपये सैलरी लेने वाले के घर जाके इफ्तारी। यानी आप उसकी पूरी करवाना चाह रहे हैं एक ही इफ्तारी में सैलरी? नहीं, उसके घर लेकर जाए, अपने पल्ले से लेकर जाए, देखे कि वो किस तरह रह रहे हैं। जाते हैं ना जब वोट लेने, आपका खादम, आपका हिदमत गुजार, गरीबों का मसीहा,
आपके लिए जान देने वाला, ये नहीं बताते किसकी जान देने वाला, वोटरों की जान ही आपके लिए। वो सर वो तो खादमियत से हाकमियत तक का सफर होता है ना। अल्लाह अकबर। यासर साहब किस तरफ हम चले गए हैं। और ये आपको एक बात बता दूं मैं, ये सारा हिसाब जो है ना अब लंबा नहीं है, ये हिसाब बहुत लंबा नहीं है, ये बहुत छोटा हिसाब है। मेरे पास एक फुटेज है मोबाइल में, मैं दिखा नहीं सकता, अगर मैं फुटेज दिखा दूं ना तो आप उस फुटेज को देख के अंदाज़ा लगा लें कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सियासतदान, हमारे उमरा, हमारे चैम्बर्स में बैठे बैठे बड़े बड़े लोग किस तरह इस कौम के साथ खेल रहे हैं, कितना गनौना खेल खेल रहे हैं। अगर ये बख्शे गए तो साडा तो साहब ही कोई नहीं जाएगा। ये बिल्कुल मैं आपको वो बात बता रहा हूं। तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुलाकातें हैं वो मुलाकातें माजी करीब से लेके अब तक जो देखी गई वो काफ़ी महदूद हो चुकी हैं। अब जो अगले फरमान है या जो अगली हिकमत अमली है जो ईद के बाद तरतीब दी जानी है, उसमें ग्रैंड अपोजिशन अलायंस एक बहुत बड़ा अंसर है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में जमीयत उलमा इस्लाम फे के तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो किस हद तक दूर हुए हैं, या अगर वो दूर नहीं हो सकते तो उनके दरमियान में रुकावट क्या है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस मौलाना फजल रहमान के बगैर किस हद तक ताकतवर बनेगा, क्योंकि इस वक्त बादी नजर में यह दिखाई देता है, एक बयानिया है कि जो अपोजिशन अलायंस से बाहर रहेगा वो अपनी सियासत को नहीं चमका सकता। अगर इनफरादी तौर पे अपोजिशन की कोई भी जमात अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसे इस वक्त में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन उसका जो बयानिया है, उसके जो मंदरजात हैं, उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो किस हद तक देरपा हो सकते हैं या उस पर तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो मुत्तहिद होकर रह सकती हैं। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक के सरबराह रऊफ़ हसन साहब ने। रऊफ़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ़ हसन साहब, अगर अब तक देखा जाए जितनी मेल मुलाकातें हुई या जितनी बैठकें हो चुकी हैं जिनमें तहफ़्फ़ुज़ात की बातें भी हुई, जमीयत उलमा इस्लाम फे ने आपके सामने भी रखे, हुकूमत और आपके दरमियान पुल का किरदार अदा करने की भी बातें हुई, क्या समझते हैं कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस अपने मार्ज़े वजूद में कब तक आ जाएगा? बहुत मेहरबानी अजीम साहब, राना साहब। मेरा ख्याल है जी कि आ जाएगा और अनकरीब आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास टाइम है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है जिसमें कि हमने तमाम तैयारियां करनी हैं और खदोखाल जो है इस ग्रैंड अलायंस के वो तश्कील देने हैं। सामने तो आ गया है। अब यह है कि कुछ एक दो लोग हैं जिनकी कोई रिजर्वेशंस हैं, वो फील करते हैं कि माजी में भी उनको इस्तेमाल किया गया और नहीं चाहेंगे कि अब इस्तेमाल हों। फिर यह है कि हमारे ताल्लुकात JUI के साथ आपको पता है माजी में खासे कशीदा रहे हैं, बल्कि कशीदा तरीन रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है। लेकिन एक एजेंडा, एक नुक्ते के ऊपर तो तमाम इकट्ठे हैं कि आइन को बहाल करना है। अब उसकी जो मैकेनिक्स हैं, उसके जो फर्दर डायनामिक्स हैं वो तय करने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल आएगी। 1 और 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं अपनी जगह के ऊपर आ जाएंगी और फॉर्मली मेरा ख्याल है कि एक ये जो ग्रैंड अलायंस है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा, रऊफ़ हसन साहब लाहौर आए, शेर अफजल मरवत साहब लाहौर में उन्होंने मैच भी देखा। मैच देखने के बाद आज उन्होंने ख़ुद कहा कि मैंने कुछ मुलाकातें भी की और आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अब अपना एक सोशल मीडिया नेटवर्क अलहदा बनाऊंगा और चूँकि मुझे तहरीक इंसाफ ने निकाल दिया, अब मैं जवाब दूंगा और मैं एक सोशल मीडिया नेटवर्क बनाऊंगा। आप क्या समझते हैं कि वो अब किसी और के कहने पे खेलेंगे या फिर तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की कोशिश करेंगे, और क्या उनके साथ कोई जा सकता है? राना साहब देखिए, वो जब पार्टी के अंदर थे उस वक्त भी वो ये काम कर रहे थे। आपको पता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कितने ही उनको शो कॉज नोटिस इशू हुए थे वो इन्हीं हरकत की वजह से। अब वो चूंकि पार्टी से निकाल दिए गए हैं, इसलिए उनके पास ऑप्शन नहीं रहा, कोई पार्टी के अंदर सर छुपाने की जगह नहीं रही, तो इसलिए वो खुल के सामने आ गए हैं। उनकी इंटेंशंस के बारे में हमारे जहन में कोई डाउट्स नहीं थे। हमें ये भी पता था कि किसके इशारों के ऊपर वो खेल रहे हैं।
एक डिसइंफॉर्मेशन जो है उसको स्प्रेड करने के लिए और पार्टी के अंदर डिसयूनिटी क्रिएट करने के लिए एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लोग जो है वो लॉन्च किए गए थे। मैं इस वक्त नाम वगैरह नहीं लूँगा क्योंकि मैं बिटरनेस क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छा हुआ है खान साहब ने जब ये मसला हुआ था ना शुरू में पार्टी से, तो बहुत से लोगों ने छलांगे लगाई थी। आई कॉल देम द रैट्स देन दो ज़माने में। तो खान साहब ने कहा था यार शुक्र है मैं जो काम नहीं कर सका वो खुदा की ज़ात ने कर दिया है। तो ये ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्लीनिंग हो रही है, बाकी भी सारा गन जो है वो निकल जाएगा और पार्टी जो इसमें से और स्ट्रॉन्ग होकर निकलेगी। हमें कोई इनसे फिक्र नहीं है, क्या नहीं है, ये जो चाहे करें। अब सिर्फ ये कि ये दोस्ती के नाते ये सब कुछ नहीं कर सकेंगे, दोस्ती का लुबादा ओढ़ के नहीं कर सकेंगे, अब ये अपनी असल हालत में हमारे सामने खड़े होंगे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं रऊफ साहब के एक नहीं एक से ज़्यादा लोग हैं, बकौल शेर अफजल खान मरवत के 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं। अब जिनको आप समझते हैं कि वो दूसरों के इंजेक्ट करदा थे, वो भी कहते हैं 30 से 35 लोग हैं। तो ये अगर इतनी तादाद पार्टी के अंदर है और पार्टी को मालूम भी है, बकौल आपके कि आपको मालूम है, नाम नहीं अफशां करना चाहते, तो उनको फिर शो कॉज नोटिस क्यों, किस मंतिक के तहत नहीं जारी किए जा रहे? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि वो लोग पार्टी के अंदर हैं। मैंने कहा था वो लॉन्च किए गए हैं, वो पार्टी से बाहर हैं। वो आपको बहुत से टाउट्स नजर आएंगे जो शाम को मीडिया के ऊपर बैठे होते हैं और अपना राग अलाप रहे होते हैं। वो असल में ओरिजिनल रैट्स थे जिन्होंने जंप किया था जब शिप थोड़ा सा वॉबली हुए थे, जब खान साहब की हुकूमत को उतारा गया था। तो उसके बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अब चूंकि वो सियासी जनाजे बन चुके हुए हैं, 28 बंदे जिन्होंने खान साहब को छोड़ा था, 28 में से एक बंदा भी इलेक्शन नहीं जीत सका था, आपको पता होगा, जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे थे। तो ये भी सियासी जनाजे फिर रहे थे। तो अब वो मेरा ख्याल है दोबारा से पीटीआई के अंदर अपना सर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनके लिए पार्टी में कोई कबूलियत नहीं है। अच्छा सर, इनमें से किसी के पास पार्टी में कबूलियत नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने की, होना भी ऐसा ही चाहिए कि जिस शख्स ने बुरे वक्त में छोड़ दिया उसके पास साथ पार्टी को नहीं खड़े होना चाहिए। खान साहब के हवाले से पहले एक ट्वीट चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर उस पर बड़े वाज़ेह तौर पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी दुरुस्त हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। कुछ लोग जानबूझकर ये ऐसे ट्वीट करते। अच्छा, वो ट्वीट करने वाले आपके टिकट होल्डर थे, कोई और भी नहीं थे, लाहौर से इलेक्शन भी लड़े थे। तो ऐसे लोगों के मतलब भी कुछ फैसले हो रहे हैं? जी, कल रात को पीसी की मीटिंग हुई है, उसमें आपको फैसले हो गए हैं और आप देखेंगे कि आइंदा 1 या 2 दिनों में कुछ नोटिस इशू हो जाएंगे, खासकर उन लोगों के बारे में जिन्होंने कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमें डिसर्ट किया था, हमें छोड़ा था और दूसरी तरफ अपना वोट कास्ट किया था। उनके बारे में तो रात को बिल्कुल फैसला हो गया है और कुछ और भी 1-2 फैसले हैं जो कि मेरा ख्याल है कि चंद दिनों में सामने आ जाएंगे। देखिए, हम उस पाकिस्तान की वो वाहिद पार्टी हैं जिन्होंने कि अपने लेजिस्लेटर्स को, जब याद होगा आपको केपी में कुछ सेनेट के इलेक्शंस में कुछ लोगों ने, कुछ एमपीएस ने अपने वोट बेचे थे, मेरा ख्याल 22 या 23 तारीख थी उनकी, हमने उन तमाम को पार्टी से निकाल दिया था और उस वक्त हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने पोजीशन ली थी कि नहीं, ऐसे लोगों का कोई मकाम नहीं है पार्टी के अंदर। और अब भी जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है वो पार्टी में नहीं रह पाएंगे। शायद थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो पार्टी में मौजूद नहीं रहेंगे, उनको निकालना पड़ेगा। अच्छा रऊफ साहब, आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोगों के ऊपर एक्शन होने जा रहा है, ये खान साहब की मुशावरत से होने जा रहा है या उनकी हिदायत पे होने जा रहा है या उनकी तरफ से जो इख्तियारात कोर कमेटी को तफवीज़ किए गए हैं उस बुनियाद पे होने जा रहा है? ये खान साहब की इंस्ट्रक्शंस भी हैं जी, और उसके बाद वो पॉलिटिकल कमेटी में आया और पॉलिटिकल कमेटी ने भी कल यूनानिमसली फैसला किया जी। तो लाजमी बात है कि खान साहब की अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं हो सकता जी। अच्छा रऊफ साहब, सुनने में आया है कि 3 जगहें फाइनल हो रही हैं जब आप तहरीक चलाएंगे, उन तीनों में से एक जगह पे आपने बैठना है, यानी उस जो भी इत्तेहाद बनेगा उसने सिंगानी का नाम लिया जा रहा है, डयाला का और इस्लामाबाद। कहते हैं कि वक्त पे आकर तीनों में से किसी एक जगह का तयन किया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि ये फाइनल बिल्कुल फाइनल स्टेज होगी। वाकई अब फाइनल खेलने का मूड है जी? राणा साहब को स्पेस रही नहीं है। देखिए, स्पेस सारी ले ली गई है हमसे आहिस्ता आहिस्ता। पहले लेजिस्लेशन में आपने देखा इन्होंने हमारी जब असेंबली थी तो उसके हमने जब डिज़ाइन किया तो उन्होंने एक इनकम्प्लीट असेंबली के साथ
हुकूमत चलाई। फिर जब पंजाब से हम लोगों ने पंजाब को डिसॉल्व किया, केपी को डिसॉल्व किया, इन्होंने वहाँ इलेक्शंस नहीं करवाए। अब इस 8 फरवरी के इलेक्शंस में जो डाका डाला वो तो अपनी जगह, उसके बाद ये हमारी रिजर्व सीट्स नहीं हमें दे रहे, हालांकि अदालत जो है वो फैसला कर चुकी हुई है। इसके अलावा सेनेट से, केपी से सेनेट के इलेक्शंस नहीं करवा रहे। देखिए, और उसके बाद अदालत से हमें कुछ उम्मीद थी कि चलिए कुछ थोड़ा बहुत हमें वहाँ से हमारी सुनवाई होगी, और अब इन्होंने अदालत को भी अपने कब्जे में ले लिया, एग्जीक्यूटिव ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहाँ भी मतलब किसी किस्म की सुनवाई की जो एक रिज्म भर भी उम्मीद हमारे पास थी वो भी खत्म हो गई है। तो स्पेस हमारे पास बिल्कुल ले ली गई है। और अब जब इस किस्म की सिचुएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आ जाती है, राणा साहब आप बड़े जहांदीदा इंसान हैं, आपने बहुत कुछ देखा हुआ है इस मुल्क में होते हुए, उसके बाद फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के पास और कोई ऑप्शन रहता नहीं है कि वो फिर हर चीज़ जो है वो दाव पे लगा दे। ये पुरअमन तहरीक होगी, मैं बिल्कुल इसको बार बार रिट्रेट करता रहता हूँ, एक पुरअमन तहरीक होगी, सारे मुल्क में फैली होगी। और इसके खदोखाल एक्चुअली क्या है जो आपने फरमाया 3 जगहों का, वो अभी फैसला नहीं हुआ। वो मेरा ख्याल है कि ये सेकंड फेज के ऊपर जब ये तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड हो जाती हैं और एक जगह बैठती हैं, तो उस वक्त ये सारे जो फैसले हैं वो किए जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला सबसे पहले मीडिया को बताएंगे हम लोग जो फैसले। अच्छा रऊफ साहब, अगर आप ये समझते हैं फुल एंड फाइनल ये तहरीक होगी, तो इसका मतलब कि उसके बाद कोई ट्रम्प कार्ड पास में नहीं होगा? ट्रम्प कार्ड हमारे हाथ में क्या है जी? अवाम का ही ट्रम्प कार्ड है ना, अवाम की सपोर्ट ही है ना खान साहब की, उसके अलावा और इन्होंने कुछ नहीं हमारे पास छोड़ा। जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था शाह साहब, कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या छोड़ा है? ना हमें पार्लियामेंट में हमारी सुनवाई है, पार्लियामेंट को कंप्लीट ही नहीं होने दे रहे अभी तक। अदालती सतह के ऊपर मैंने अर्ज किया कि अब ये इन्होंने और तो कुछ हुआ नहीं है, अपनी अदलिया फतह कर लिए और एग्जीक्यूटिव के उन्होंने बोरी में डाल दिए। उसके बाद क्या पॉलिटिकल पार्टी करे? ये तो ये है कि एक ऑप्शन तो है कि घर बैठ जाएं, हम आराम से कह दें ठीक है जी, चोर डाकू लुटेरे मुल्क का हुकूमत करते रहे, अगला इलेक्शन करवाएं, फिर यही दोबारा से इक़्तिदार में आ जाए। या फिर खान साहब का जो एक है, जो मैं फील करता हूँ, आज मैं किसी और प्रोग्राम में बैठा हुआ तो मैं कह रहा था कि जी देख लीजिए, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख दोबारा से लिखी जा रही है। ये सियासी तारीख सिर्फ खान साहब ही लिख सकते थे और किसी नहीं, क्योंकि यहाँ तो डील की सियासत रही है ना। आप निकाले गए, उसके बाद आपने हाथ जोड़ दिए, उसके बाद आप डील करके वापस आ गए, डील करके गए, डील करके वापस आ गए। अब खान साहब भी हैं, 1.5 साल से जेल में बैठे हुए, कहते हैं कि नहीं जी मैंने डील नहीं करनी है। तो ये सियासी तारीख दोबारा से लिखी जा रही है, ये किसी ने नहीं किया पहले। 76 साल की तारीख में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि एक शख्स जो है वो प्रेफर करता है कि मैं जेल में रहूं, लेकिन मैं अपने असूल नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं अपना ज़मीर नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। ये पहले कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। अच्छा, ये कितने % दुरुस्त बात है कि खान साहब को ज़मान पार्क भेजने की कि इस रमज़ान शरीफ में वो हाउस अरेस्ट कर दिए जाए, और ताकि ये तासर दिया जाए कि हमने एक बड़ी सियासी जमात के बड़े लीडर को देखें रमज़ान शरीफ में घर भेजा है कि वो रोज़े वहाँ पे रखे और हाउस अरेस्ट जो है ऐसी कोई सहूलत बना दी जाए, ऐसी कोई बात है या सिर्फ अफवाहें हैं? राना साहब, आप खान साहब को जानते हैं, मेरा उनके साथ बड़ा लंबा एक उनके साथ ड्राइव। उस शख्स को जो जानते हैं वो, उनके लिए ये इन सवालात के जवाब मिलना बहुत आसान है। उनको पता है कि वो इनमें से किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर उसने करना होता राना साहब, शाद साहब, तो वो फिर जब अटक जेल में कैद थे ना, तो पहले हफ्ते 10 दिन में कर लेते, क्योंकि ऑफर तब भी थी। तो ऑफर वो था, ऑफर थी जो बाकी लोगों की भी ऑफर्स थी कि जी जाइए, घर बैठ जाइए, बात ना कीजिए और हम आपको ले आएंगे, किक आउट किक इन। उस वक्त से अब तक एक ही कहानी चल रही है जी कि कर लें आप, बिल्कुल हम आपको फ्री कर देंगे, आपके मुकदमात खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये कि हमारी बात मान लीजिए, घर चले जाइए, बैठ जाइए। वो ना 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 कर रहा है। क्यों? इसलिए कि वो अपने असूल नहीं बेचेगा, अपना ज़मीर नहीं बेचेगा वो शख्स। अच्छा, तो ये अब लड़ाई जो है, लड़ाई अगर इसको लड़ाई का लफ्ज़ तो नहीं होना चाहिए, सियासत में तो जद्दोजहद होती है। ये जद्दोजहद जो है अपने नहज तक पहुंच रही है, अपने आखिर तक आ रही है, और मेरा ख्याल है कि अब चंद दिनों चंद हफ्तों की बात है, महीने साल नहीं लगेंगे। अच्छा रऊफ साहब, जिस तरह आपने गुज़श्ता हमारे प्रोग्राम में बात की थी कि कहा यह जा रहा है कि 2 साल जो हैं वो इत्तफा कर लें, इसी सेटअप को चलते रहने दें। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ आप ही को कहा गया, ये दीगर अपोजिशन जमातों को भी कहा गया है, और दीगर अपोजिशन जमातों को अगर कहा गया तो इसके ऊपर क्या डिस्कशन हुई, उनकी आरा क्या रही?
हमारी तो सर उनके साथ तो कोई डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन आपको याद होगा जबकि हमारे कुछ लोग, हमारी सीनियर क़यादत जो थी वो गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलने। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में मेरा ख्याल है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ फरमाया था, मैं रिपीट नहीं करूंगा, फिक्र ना कीजिए, क्योंकि वो लफ्ज़ जो है वो रिपीट करने वाला नहीं है, लेकिन मैं उससे एग्री करता हूँ कहे बगैर। तो जब वो गए थे तो हमें एक नसीहत की गई थी कि आप सिस्टम के अंदर रह के खेलें। तो मेरा उसके ऊपर एक कमेंट था, मैंने कहा था जी कि सिस्टम के अंदर रह के तो हम खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम के अंदर रह के, लेकिन अब इन्होंने जिस नहज के ऊपर ये सिस्टम को ले आए हैं, मेरा ख्याल है कि ये इंप्रूवमेंट, इसमें गुंजाइश नहीं रही है, इस हद तक बिगड़ गया है, इस हद तक तबाह कर दिया गया है कि शायद ये वाकई एक नए सिरे से रकम करना पड़ेगी। तो अब जो जद्दोजहद की शक्ल है वो भी बदल जाएगी। सिस्टम के अंदर रहना जो है वो दिन ब दिन हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन हम अब भी सिस्टम के अंदर खड़े हैं। लेकिन सर अगर उसी सिस्टम की बात की जाए तो आईनी बेंचेस के जो जजेस की सिलेक्शन है, उसके तरीक़ाकार की जो कमेटी तश्कील दी गई है, उसमें आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का नाम शामिल किया गया है, हुकूमत की तरफ से फ़ारूक एच नाइक साहब का नाम शामिल किया गया है। इसके बावजूद कि आप ये समझते भी हैं कि आपकी कहीं कोई बात नहीं वहाँ पर मानी जानी और आप वहाँ पर अक़लियत के अंदर मौजूद। ये जब पहले जुडिशल कमीशन की बात आई थी हमारी पॉलिटिकल कमेटी में, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बड़ी एक हीटेड डिस्कशन हुई थी और उसमें दो आरा पाए जाते थे कि हमें जुडिशल कमीशन में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। लेकिन चूंकि ये जजेस के इंतखाब का मामला था तो इसलिए फैसला ये किया गया कि नहीं, हमें वहाँ बैठना चाहिए। हमें तब भी कोई उम्मीद नहीं थी कि हम कोई पॉजिटिव रोल जो है वो कबूल खेल सकेंगे, कर सकेंगे, और एग्जैक्टली हालात उसी तरह से हुए। इन्होंने अपने जो जजेस लेने थे, चूंकि इन्होंने न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ अपनी फेवर में रखी थी, जिस तरीके से उसको जुडिशल कमीशन को तश्कील दिया गया था उसमें न्यूमेरिकल जो है नंबर्स इनके पास थे, स्ट्रेंथ इनके पास थी। कंसिक्वेंटली इन्होंने अपने उसी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बेसिस के ऊपर अपने पसंद के जजेस जो होते हैं वो रिक्रूट कर लिए हैं तमाम हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी भी वो बैठे हुए हैं, उनको शामिल किया है। अब ये फैसला होगा, मेरा ख्याल है कि आइंदा एक दो दिनों में हो जाएगा कि क्या उसमें हिस्सा लेना है कि नहीं लेना। लेकिन जो उस वक्त का जो डोमिनेंट हमारा ओपिनियन था वो ये था जी कि हमें इसका हिस्सा रहना चाहिए ताकि हम कम से कम एक अपना रोल जो है वो अदा करते रहें। अच्छा, ये जो एक इत्तेहाद बन रहा है, जिस इत्तेहाद की तरफ खान साहब के हदायत पे आप लोगों ने काम शुरू किया, इस इत्तेहाद का जो सरबराह है वो बलूचिस्तान से है। ये हमारे पास जो इस वक्त जो इत्तेहाद हमारे पास था 6 जमातों का, उसको तो हेड कर रहे थे ना महमूद खान अचकज़ई साहब, तो वो बलूचिस्तान से हैं। लेकिन अब जो इत्तेहाद तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें सिंध की जमातें भी हैं, बलूचिस्तान से भी कुछ लोग हैं, केपी से भी जमातें हैं, सब लोग आपको पता है उनका। तो उसके बाद जब बेसिकली एक इत्तेहाद तश्कील पा जाएगा तो ये जो चीज़ें हैं ये फिर डिस्कस होके इनका फैसला किया जाएगा कि इसको किसने लीड करना है और स्ट्रगल के कॉन्टूर्स हमारे खतोखाल क्या होंगे, कब से लॉन्च करनी है, किस तरीके से लॉन्च करनी है, किस जगह से लॉन्च करनी है। ये तमाम चीज़ें उस वक्त डिस्कस होंगी और इनके बारे में फैसले किए जाएंगे। और इसका नाम तब्दील होगा क्योंकि पहले तो आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट था। जी, ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, लेकिन ये भी हो सकता है। ये तमाम जमातें जब इकट्ठी होंगी तो वो मिल बैठ के फैसले करेंगी कि क्या इसी नाम के साथ आगे चलना है या इसको किसी लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इसका नाम जो है उसको तब्दील करना है। तो ये फैसला रऊफ साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब पीडीएम तश्कील पाई थी तो पीडीएम में बहुत से वादे किए गए थे एक दूसरे के साथ, उसकी तकमील नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोग मुतनफ़र हुए हैं और ये नए अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी कोई वादे वईद होंगे या सिर्फ इस सेटअप के खिलाफ ये सिर्फ महाज़राई होगी? हमारा इस वक्त तक जो अंडरस्टैंडिंग है एक नुक्ते के ऊपर मेरे भाई, वो है पाकिस्तान में आइन की बहाली आइन तहरीक जिसे कहना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। तो इसके ऊपर तो कंसेंसस है सब जमातों का जो इकट्ठी हो रही हैं। अब इसको यहाँ से आगे लेके जाना है, वही बात जो कि आप पूछ रहे हैं वो मेरे पास इस वक्त उसका जवाब नहीं है। जब ये जमातें जो हैं वो बैठेंगी फिर बैठ के फैसले करेंगी कि हमारे क्या क्या नकात हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में शामिल होंगे। शायद यही एक नुक्ता रहे, शायद इसमें 1 2 3 4 और नुक्ते भी ऐड हो जाए। जी बिल्कुल। और बाकी रहा ये जो आपने कहा जी कि वो वादे
किए गए थे जो कि पूरे नहीं हुए। आई होप एंड प्रे कि जी हमारे इस प्लेटफॉर्म से कोई ऐसे वादे ना किए जाएं किसी के साथ भी जो कि पूरे ना हो सकें, और मेरा ख्याल है कि उस को पॉसिबल करने के लिए मिनिमल एजेंडा लेके चलेंगे तो वही बेहतर होगा। मैक्सिमलिस्ट एजेंडा में नहीं पड़ना चाहिए, मिनिमल एजेंडा। देखिए आइन की बहाली की तहरीक आगे चलती है, और आइन अगर बहाल हो जाता है तो आइन के बहाल होने से रूल ऑफ लॉ बहाल हो जाएगा, डेमोक्रेसी बहाल हो जाएगी, सब कुछ बहाल हो जाएगा। सो बेसिकली ये एक नुक्ता है, ये ऑल एनकम्पसिंग किस्म का नुक्ता है। लेकिन बाहर सूरत ये फैसले जो हैं ये मेरे ऊपर या मेरी पार्टी के ऊपर नहीं है, बल्कि ये तमाम पार्टीज जो इसमें शामिल होंगी उन्होंने मिलके ये फैसले करने हैं। अप्रैल को हम फाइनल समझें या अप्रैल के बाद मई? राणा साहब तुसी क्यों मेरे को ऐसी गल्ला करवाना चाहते हो? नहीं, हमारी राणा साहब की कोशिश है कि आप रमजान में ज्यादा बोले ना, अपने आप को ज्यादा तकलीफ ना दे, रेस्ट कर ले कुछ देर। ये जल्द अज जल्द आपकी उस तकलीफ को खत्म करना चाहता नहीं, मैं कभी भी नहीं चाहता रऊफ साहब को, मैं चूंकि बहुत पुराना मेरा एक तल्लुक वास्ता है, मैं कभी नहीं चाहता। राणा साहब मेरे बड़े 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 मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ। देखिए राणा साहब, एक सियासी जमातें होने के नाते मेरा ख्याल है कि कोई भी तहरीक जो है वो इंडेफिनेटली तो नहीं लास्ट कर सकती ना। सो कोशिश होगी कि एक टाइम भी स्टिपुलेट किया जाए, टाइम भी डिटर्मिन किया जाए कि 1 हफ्ता चाहिए, 2 हफ्ते चाहिए, 4 हफ्ते चाहिए। लेकिन इस किस्म की तहरीक जो है जहाँ के जो गवर्नमेंट है वो इतनी डीपली इंट्रेंच्ड है आपने जुल्म और जबर के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने में, तो कुछ वक्त तो लगेगा। लेकिन इस वक्त बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि मैं कहूँ कि जी अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी या मई तक जाएगी, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कोशिश यही होगी कि इसको जल्दी से जल्दी रैप अप किया जाए, और वो पॉसिबल उस वक्त होगा जब पाकिस्तान का हर तबका फिगर जो है इस तारीख में कारकुन की हैसियत से शामिल होता है। अच्छा रऊफ साहब, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल। जब अमेरिका में तब्दीली इक़्तिदार का मौका आया तो तब बहुत सी बातें होने लगी कि कुछ पैगामात आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तो कहा कि हम किसी के इंटरवेंशन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और कबूल भी नहीं करेंगे, वेलकम भी नहीं करेंगे, लेकिन हम हर उस आवाज़ का शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहते हैं जो हमारी मज़ाहमत के लिए बोल रही है। वहाँ से खामोशी इख्तियार हुई, एक लंबा अरसा हो गया है, और वो जो लोग कहते थे कि अभी तवज्जो नहीं दी जाएगी, इस ज़मन के अंदर आपकी आरा क्या है? देखिए जी, मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने कि कभी उस तरफ नहीं मुंह उठा के देखा कि जो वहाँ से हमारी मदद होगी और हम सुरखरू होंगे। हमने खुद ही यहाँ अपने मुल्क में अपनी जद्दोजहद खुद ही आगे बढ़ानी है और कोशिश करना है कि पॉजिटिव नतायज जो कि इस मुल्क के लिए भी कारआमद हों वो हासिल किए जा सकें। बाहर सूरत ये कहने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ खामोशी नहीं है, वहाँ बहुत कुछ हो रहा है। ये जो डेमोक्रेसी एक्ट है जो जिसके ऊपर लियो जॉनसन विल्सन जो है वो काम कर रहे हैं, अगर ये डेमोक्रेसी एक्ट बन जाता है और उसमें जो कुछ वो करना चाह रहे हैं वो कर लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो इस वक्त थिंकिंग है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। GSP+ जो है वो हमारा इंडेंजर्ड है, उसकी री एवेल्युएशन कर रहे हैं ये तमाम यूरोपियन यूनियन वाले लोग, और वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी कोई एश्योर्ड नहीं है पाकिस्तान को। IMF पैसे तो दे रहा है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स वहाँ भी उभर रहे हैं। इसके अलावा और भी FATF जो है उसकी इस वक्त तो वो हीट अप नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी एक सिचुएशन खड़ी हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिकली कैप्टिव मुल्क के लिए कि वो जो डेमोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, जो जमहूरी एक अक़वाम हैं दुनिया की, उनकी रॉन्ग साइड के ऊपर आ जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि जो चीज़ अपेरेंटली हमें नज़र इस वक्त नहीं आ रही है वो अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है, और वो सारा जो ये पकने में मेरा ख्याल है और 2, 4, 6 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन ये होगा ज़रूर। मुझे नहीं पता कि उस वक्त उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है, जो कि मैं जैसे कि लफ्ज़ में इस्तेमाल करता हूँ, इकोनॉमिकली कैप्टिव है इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथों में, कर्जों के बगैर इसका गुजारा नहीं है, तो उसके लिए उसके पास जो बड़े ऑप्शंस कम होते हैं, किस तरीके से उनको वेदर करेंगे, किस तरीके से हम उनका सामना करेंगे, वो ज़रा मुश्किल काम है इस वक्त। मुश्किल है कि मैं उसका जवाब दूँ। बज़ाहिर जो दिखाई नहीं दे रहा, अंदरूनी खाना बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, और ऐसे मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा और चाराजोई क्या हो सकेगी, ये एक सवाल है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।